हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, आज की क्लास में मैं आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ और क्लास 11th के एनसीईआरटी में हम चैप्टर नंबर 12 कर रहे थे और जिसका पार्ट 1 मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो विश्व की जलवायु और जलवायु परिवर्तन के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो विश्व की जलवायु को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की जो ये आपकी वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट में चेंज हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो गाइस, मैं आपको पहले ही बता दूं, जो विश्व की जलवायु है इसमें हमने कोपेन का जलवायु वर्गीकरण कंप्लीटली स्टडी किया था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप जब जाओगे तो वहाँ पर आपको एनसीईआरटी सीरीज़ के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसको खोलकर आप सारी एनसीईआरटीज़ और इस वीडियो का भी फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो आज हम यहाँ पर कंप्लीटली स्टडी करेंगे जलवायु परिवर्तन। तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण हम कंप्लीटली स्टडी कर चुके हैं गाइस। यहाँ पर जो आपके ए जलवायु, बी, सी, डी, ई, ये सब कुछ मैं इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आपको डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ। तो वहाँ से आप पढ़ लेना, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको स्किप मत करना। ओके, तो आज की जो हमारी क्लास शुरू होगी वो होगी आपकी जलवायु परिवर्तन से। तो यहाँ से आप सबको पता है, टाइम टू टाइम हम सभी महसूस कर रहे हैं हमारी क्लाइमेट में चेंज आ रहा है। पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी, अब जितनी गर्मी होने लग गई है, या कभी एकदम से बारिश हो जाएगी, बेमौसम बरसात हो जाती है, कभी किसी साल सर्दी कम पड़ती है, किसी में ज़्यादा पड़ती है। तो ये तो वो बदलाव हैं जो हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। बट इसके अलावा भी बहुत सारे बदलाव हैं जो हमारी अर्थ पर भूगर्भिक समय से होते आए हैं। ठीक है, कभी पृथ्वी पर बर्फ़ जमी हुई थी, कभी फिर पूरी पृथ्वी पर पानी ही पानी था। ठीक है, तो इस तरीके से जलवायु जो परिवर्तन है काफ़ी लॉन्ग टाइम से चलता आया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करें जो हम पृथ्वी के जलवायु की, तो शीत युग आया था भाई पृथ्वी पर, और उसके अलावा ऐतिहासिक अभिलेख थे, वे भी बताते हैं कि जो जलवायु परिवर्तन है वो लगातार होता आया है। ये कुछ ऐतिहासिक लेख है। उसके बाद अगर हम बात करें, ईसा से लगभग 8000 से पूर्व राजस्थान मरुस्थल की जो जलवायु है ये बताया जाता है कि वो आर्द्र और शीतल थी। ठीक है, ईसा से 8000 वर्ष पहले। और वहीं अगर हम बात करें ईसा से 3000 से 1700 वर्ष पहले, वहाँ वर्षा अधिक होती थी राजस्थान में। और 2000 से 1700 वर्ष पहले हड़प्पा संस्कृति का केंद्र था। सूक्ष्म दशाएं तभी से यहाँ पर गहन हुई हैं। कहने का मतलब है कि आज जिस राजस्थान में हम थार मरुस्थल देखते हैं वहाँ कभी भरपूर वर्षा होती थी, पूरा आर्द्र इलाका था, हरा भरा इलाका था। 50 से 30 करोड़ वर्ष पहले की बात करोगे तो कैरिबियन, आर्डोविशियन और सिल्यूरियन युग थे, जिसमें हमारी अर्थ काफ़ी गर्म थी। प्लिस्टोसिन युग की बात करें तो हिमयुग आया था। प्लिस्टोसिन के दौरान पूरी बर्फ़ पर केवल बर्फ़ ही बर्फ़ थी, पूरी अर्थ पर चारों ओर हिमयुग था। और प्रमुख हिमयुग आज से 18,000 वर्ष पूर्व था। वर्तमान में अंतर हिमयुग 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। अभिनव पूर्व काल की बात करें तो इसमें यानी पिछली शताब्दी के 90 के दशक में जो मौसमी घटनाएं घटित हुई थी, जैसे 1990 के दशक में आपका सबसे गर्म तापमान और विश्व की सबसे भयंकर बाढ़ें भी दर्ज की गई थी 1990 में। सहारा मरुस्थल की बात करें तो इसके दक्षिण में एक साहेल प्रदेश आता है। तो 1967 और 1977 के दौरान यहाँ इतना भयंकर सूखा पड़ा था, वो भी ऐसा एक चेंज ही माना जाता है क्लाइमेट के अंदर। ये सारी चीज़ें क्या बताती है? ये सारी चीज़ें बताती है कि किस तरीके से भाई क्लाइमेट है वो डे बाई डे चेंज हो रही है। तो 1930 के दशक में अमेरिका का जो वृहत मैदान है उसके दक्षिण पश्चिमी भाग में, जिसे धूल का कटोरा कहा जाता है, वहाँ भीषण सूखा पड़ा, भयंकर सूखा पड़ा, कि जहाँ धूल का कटोरा जिसे कहते हैं। फसलों की उपज, फसलों का विनाश हुआ, बाढ़ आई, लोगों के प्रवास हुए, लोगों ने अब सूखे वाले एरिया में कौन रहेगा, सब अपने जगह छोड़ छोड़कर अन्य स्थानों पर जाकर बस गए। यूरोप की बात करें तो यूरोप आपका अनेकों बार उष्ण, आर्द्र और शीत और शुष्क युगों से गुजरा। ऐसा भी हुआ कि यूरोप में भयंकर गर्मी पड़ी, भयंकर वर्षा हुई, भयंकर ठंड पड़ी। तो सारे दौर से गुजरा है यूरोप कॉन्टिनेंट भी। ठीक है, उसके अलावा काफ़ी इसके ऐसे कबीले थे तो ग्रीनलैंड भी जाकर बस गए थे यूरोप के। यूरोप में 1550 से 1850 के दौरान अगर हम बात करें लघु हिमयुग का, लघु हिमयुग यानी थोड़े टाइम के लिए बर्फ़ आई थी। ठीक है, वहीं अगर 1885 से 1940 की बात करें तो विश्व के तापमान में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई गई है। यानी
देखो 1885 से पहले तो कभी उष्ण, कभी आर्द्र, कभी गर्मी, कभी सर्दी, ये दौर चल रहा था। ये दौर फिर भी ठीक था। पर 1885 से 1940 तक विश्व के टेम्परेचर की अगर बात करें, वर्ल्ड के टेम्परेचर की, तो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और 1940 के बाद भी तापमान में जो वृद्धि की दर है, वो तापमान में वृद्धि की दर घट रही है 1940 के बाद, ठीक है, घटी है अगर हम बात करें पहले के टेम्परेचर से। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि पूरे वर्ल्ड में, यूरोप में, अमेरिका में, अफ्रीका में, भारत में भी, तो किस प्रकार से आपका क्लाइमेट चेंज होता रहा। अब इनके कारण क्या थे, किन वजह से ये क्लाइमेट चेंज हुआ, तो अनेक कारण है भाई इनके। जैसे खगोलीय और पार्थिव कारण में भी इनको बांटा जा सकता है। पार्थिव यानी हमारी पृथ्वी से रिलेटेड जो हमारे फैक्टर हैं, उसके अलावा खगोलीय कारण इनका संबंध होता है सौर कलंकों से। सौर कलंक मैंने अभी अभी एक वीडियो डाली थी अपने चैनल पर, जिसमें मैंने सूर्य को डिटेल में स्टडी किया था। तो वहाँ मैंने पढ़ाया था कि सौर कलंक क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, ये सारा मैंने डिटेल में स्टडी कराया था वहाँ। तो इनसे उत्पन्न जो सूर्य निर्गत ऊर्जा है, यानी सूर्य से निकलने वाली जो ऊर्जा है, उसके परिवर्तन से है। सौर कलंक सूर्य पर, देखो इन्होंने बता भी दिया है, सूर्य पर काले धब्बे होते हैं जो एक चक्रीय ढंग से घटते बढ़ते रहते हैं। कुछ मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगर सौर कलंक की संख्या बढ़ेगी तो मौसम ठंडा और आर्द्र हो जाता है और तूफानों की संख्या बढ़ जाती है। अगर सौर कलंकों की संख्या घटेगी तो आपकी गर्म और सूक्ष्म दशाएं उत्पन्न होती हैं, और ये खोजें जो आपकी आंकड़ों की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। तो सौर कलंक से भी कहीं ना कहीं हमारा टेम्परेचर रिलेट करता है। एक अन्य खगोलीय सिद्धांत है मिलैंकोविच दोलन। ये क्या कहता है कि सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी की कक्षीय लक्षण है ना, उसमें बदलाव होता है, उसके चक्रों में बदलाव होता है, पृथ्वी की डगमगाहट, पृथ्वी के अक्षीय झुकाव में परिवर्तन के बारे में भी यही दोलन अनुमान लगाता है। ये कहता है कि ये जो हमारी पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो ये अपनी कक्षा के लक्षणों में थोड़ा बहुत बदलाव करती है, अपने सर्कल में बदलाव करती है, थोड़ी बहुत डगमगा जाती है, इसके अक्षीय के झुकाव है जो 23.5 डिग्री, उसमें भी थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। तो इन सब का प्रभाव जो सूर्य ताप है उसमें परिवर्तन ला देता है, और इसका सीधा प्रभाव हमारी जलवायु पर पड़ता है। नेक्स्ट आता है ज्वालामुखी क्रिया। इसे भी क्लाइमेट चेंज का एक कारक माना जाता है। क्यों? क्योंकि ज्वालामुखी उद्भेदन वायुमंडल में भारी मात्रा में एरोसोल फेंक देता है। ये जो एरोसोल होते हैं लंबे टाइम तक वायुमंडल में विद्यमान रहते हैं और पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सौर्यक विकिरण को, जो पृथ्वी पर जो सौर ऊर्जा पहुंच रही है, उसको कम कर देते हैं ये एरोसेल, ठीक है, एरोसेल। हाल ही में पिनाटोबा और एल सियोल ज्वालामुखी जो विस्फोट हुए तो पृथ्वी का औसत तापमान कुछ हद तक गिर गया था। पिनाटोबा और एल सियोल वोल्केनो की वजह से जब ये फटे तो इसने कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी के जो एवरेज टेम्परेचर है उसको प्रभावित किया था। तो ज्वालामुखी जलवायु पर पड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण मानव उद्भवी यानी मनुष्य के कारण ऐसा कौन सा कारण है जो जलवायु को आपको सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है, तो वो है भाई आपका ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता साधारण, इनकी बढ़ती मात्रा, और इन सबसे क्या हो रहा है, हमारा जो भूमंडलीय ऊष्मन हो रहा है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इन ग्रीन हाउस गैसों के कारण, और ये ग्रीन हाउस गैसों को पैदा करने में मनुष्य का सबसे बड़ा हाथ है। तो सबसे पहले बात करें भूमंडलीय ऊष्मन। ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति के कारण ही वायुमंडल एक ग्रीन हाउस की भांति ही व्यवहार करता है। वायुमंडल क्या करता है, जो परिवेशी सौर विकिरण है उसका पारेषण भी करता है, किंतु पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर होने वाली उत्सर्जता को अधिकतम क्या करता है, उत्सर्जता को अधिकतम दीर्घ जो तरंगे होती है उनको अवशोषित कर लेता है। तो वे गैसें, सिंपल सी बात है, देखो भाई, हम जैसे कोई सूर्यताप आता है, सूर्य की किरणें आती हैं, तो सूर्यताप जब आता है, सूर्य की किरणें जब आपकी आती हैं तो सबसे पहले क्या होता है, जब मान लो ये सूर्य, इससे जो किरणें आ रही हैं सबसे पहले ये हमारी पृथ्वी पर आती हैं, तो ये बीच में वायुमंडल आता है, ये क्या है बीच में वायुमंडल हमारी पृथ्वी के चारों ओर, तो इसमें से छन छन कर सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पहुंचती हैं। तो कुछ पार्ट को तो वायुमंडल बीच में अब्जॉर्ब भी कर लेता है, कुछ मात्रा को सूर्य की। अब पृथ्वी पर आ गई, पृथ्वी पर आने के बाद पृथ्वी भी क्या करती है, दीर्घ तरंगों के रूप में उन्हें वापस भेज देती है, ठीक है। तो कुछ पार्ट है जो अवशोषित कर लिया जाता है, बाकी सारा परावर्तित भी कर देती हैं। और बट पृथ्वी पर कुछ ऐसी गैसें हैं जो
जिनका नेचर ऐसा है कि वो तापमान को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती हैं और फिर उसको रिलीज़ नहीं करती। इससे क्या होता है, उस एरिया का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, तो वे गैसें जो विकिरण की दीर्घ तरंगों का अवशोषण कर लेती है, जो पृथ्वी ने दीर्घ तरंगों के रूप में तापमान छोड़ा उसको अब्जॉर्ब कर लेती हैं, अपने अंदर ग्रहण कर देती है, बट रिलीज़ नहीं करती, उसको अपने अंदर ग्रहण करके ही रखती है। तो ऐसी गैसों को कहते हैं ग्रीन हाउस गैसें। वायुमंडल का तापमान बढ़ाने वाली प्रक्रिया को सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। वैसे आपका जो ये ग्रीन हाउस है ये क्या है, ये उस ग्रीन हाउस से लिया गया है जब ठंडे इलाकों में, जो आपके बिल्कुल कोल्ड एरिया है, ठंडे इलाकों में उष्मा का परिरक्षण करने के लिए किया जाता है। ये एक कांच का बना हुआ घर होता था, इसमें सूर्य की किरणें आ तो सकती थी, लघु तरंगों के लिए पारदर्शी होता था, यानी जो सूर्य की किरणें हैं वो लघु तरंगों के रूप में आती है हमारी पृथ्वी पर। तो ये कांच का ऐसा घर बनाया जाता था जिसके अंदर सूर्य की जो किरणें हैं वो ईजिली आ जाती थी, बट जो अंदर आ गई ना उष्मा, उसको ये बाहर नहीं जाने देता था। तो दीर्घ तरंगों के लिए ये अपारदर्शी था, जितनी उष्मा इसके अंदर आ गई, बाहर नहीं जाने देता था ये अपने अंदर की उष्मा को। इस प्रकार क्या होता था, इससे क्या होता था, उस ग्रीन हाउस इमारत के भीतर बाहर की अपेक्षा आपका टेम्परेचर अधिक हो जाता था। और गर्मियों में किसी बंद खिड़कियों वाली कार या बस में जब आप प्रवेश करते हो तो आपको बाहर की अपेक्षा अधिक गर्मी अनुभव होती है। ठीक है, आप कहते हैं ना कार तो बहुत गर्म है, आपकी धूप में कार खड़ी है, बाहर धूप में आपको उतनी गर्म नहीं लगेगी जितनी एकदम से आप कार के अंदर बैठोगे तब गर्मी लगेगी। इस प्रकार जाड़ों में भी बंद दरवाजों और खिड़कियों वाली वाहन बाहर की अपेक्षा गर्म रहते हैं। सर्दियों में भी बाहर सर्दी ज़्यादा होती है और कोई कार के अंदर बैठते हैं तो वहाँ हमें कम सर्दी लगती है। तो ये भी आपका एक तरीके से ग्रीन हाउस प्रभाव का ही एक अन्य उदाहरण है। तो समझ गए क्या था ग्रीन हाउस प्रभाव। ठंडे इलाकों में कांच का बना हुआ घर होता था जिसके अंदर जो सूर्य ताप है, ऐसा है ना पेड़ पौधों या कुछ अन्य जो पेड़ पौधों की जो कुछ वो होती है ना प्रजातियां, तो उनको उगाने के लिए या सब्जियों को उगाने के लिए इस तरीकों की चीज़ों का यूज़ किया जाता था। तो नेक्स्ट आता है हमारा ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं। तो वर्तमान में अगर हम बात करें जो चिंता बनी हुई है वो है सबसे बड़ी तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नेक्स्ट आती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और ओजोन 03। तो कुछ अन्य गैसें भी आती है जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड NO। आपको इन सारी गैसों के नाम याद रखने हैं, एग्जामिनर ऐसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है या नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रिस ऑक्साइड, ओजोन और नाइट्रिक ऑक्साइड NO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी की सारी क्या करती हैं, ग्रीन हाउस गैसों से इंटरेक्ट करती हैं और वायुमंडल में उनके सांतरण को प्रभावित करती हैं। और जैसे ही इनकी मात्रा में वृद्धि होती है तो वायुमंडल में इनके जीवन काल और जो सूर्य ताप है उन पर भी प्रभाव पड़ता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये अत्यधिक प्रभावी होते हैं। समताप मंडल में जो पराबैंगनी किरणों को या अवशोषित करने वाली जो ओजोन है, उस ओजोन को अगर हम बात करें जो कि आपके निम्न समताप मंडल में उपस्थित होती हैं, तो ये पार्थिव विकिरण को अत्यंत प्रभावी रूप से अवशोषित करती हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी है कि ग्रीन हाउस गैसों के अणु जितने लंबे समय तक बने रहते हैं उनके द्वारा परिवर्तनों से पृथ्वी के वायुमंडलीय तंत्र को उभरने में उतना ही अधिक समय लगता है। सिंपल सी बात है, ओजोन गैस जो होती है ना वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती हैं। और जो से ही ये जो ओजोन गैस है कुछ किरणों को अवशोषित कर रही है अपने अंदर वायुमंडल के ही अंदर, जब ओजोन गैस की मात्रा कम होगी तो वो सारी गर्मी कहाँ आएगी, हमारी पृथ्वी पर ही आएगी, तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। नेक्स्ट, वायुमंडल में जो ओजोन गैसें हैं इसमें सबसे अधिक सांद्रण किसका है, तो देखो गाइस आ गया है कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे अधिक जो नुकसान है वो CO2 ही पहुंचाती है। ये सभी गैसों में सबसे भारी गैस भी है, ये भी क्वेश्चन आता है। CO2 का उत्सर्जन मुख्यतः जीवाश्म ईंधनों, तेल, गैस और कोयले को जलाने से होता है। वन और महासागर कार्बन डाइऑक्साइड के कुंड होते हैं। जो वन होते हैं और महासागर ये कुंड होते हैं। वन अपनी वृद्धि के लिए CO2 का यूज़ करते हैं और भूमि उपयोग में परिवर्तनों के कारण जो जंगलों की कटाई होती है वहाँ भी CO2 की मात्रा बढ़ती है। अपने स्रोतों में हुए परिवर्तन से संबंधित करने के लिए CO2 को 20 से 50 वर्ष लग जाते हैं। देखो पेड़ क्या करते हैं ना, CO2 अब्जॉर्व करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, आप सभी जानते हो, ठीक है, टेक करते हैं वो CO2 को और छोड़ते हैं कौन सी, ऑक्सीजन। बट पेड़ कट रहे हैं, अब पेड़ कट रहे हैं तो वन भी कम हो रहे हैं, तो CO2 की मात्रा इंक्रीज हो रही है। यह लगभग 0.5% की वार्षिक दर से बढ़ रही है CO2 की मात्रा। जलवायु व मॉडलों में जलवायु में होने वाले परिवर्तनों का आकलन CO2 की मात्रा को पूर्व औद्योगिक स्तर से दुगना करके ही किया जाता है, ठीक है, CO2 की मात्रा को। उसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन आती है, ये मानव गतिविधियों से पैदा होते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपके मानव गतिविधियों से पैदा होते हैं, जैसे ओजोन है समताप मंडल में, मैंने ओजोन का किस्सा आपको समझा ही दिया है। तो ओजोन का सबसे अधिक हार्श की बात करें तो वो हुआ था भाई आपके
अंटार्कटिका के ऊपर। समताप मंडल में ओजोन के साधारण का जो ह्रास यानी ओजोन में जो कमी है उसे हम ओजोन छिद्र कहते हैं। और इसी छेद से आपकी पराबैंगनी किरणें क्षोभ मंडल से गुजर जाती है और हमारी पृथ्वी पर आ जाती है, जिससे कैंसर और भी बहुत सारी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। वायुमंडल में ग्रीन हाउस जो गैसें हैं इनके उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कुछ प्रयास भी किए गए हैं। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल इसकी उद्घोषणा हुई थी 1997 में। 2005 में प्रभावी हुई इस उद्घोषणा का 141 देशों ने अनुमोदन किया। क्योटो प्रोटोकॉल ने 35 औद्योगिक राष्ट्रों को, देखो यहाँ पर आप कुछ देख सकते हो, ये आपकी कुछ न्यूज़पेपर की प्रिंट आउट हैं जिसमें आपको देख सकते हो किस तरीके से आइसबैग ग्रीन हाउस गैसेस राइजिंग, ठीक है, ऐसे बढ़ रही हैं और गंगोत्री स्क्रेगिंग 23 मीटर एवरी ईयर पतला होता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें वही दर्शा रही हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्योटो जो प्रोटोकॉल हुआ उसमें 35 औद्योगिक राष्ट्र ऐसे थे जिन्होंने प्रतिबद्ध किया कि वे 1990 के उत्सर्जन स्तर में, जो 1990 का उत्सर्जन स्तर है उसमें वर्ष 2012 तक 5% की कमी ला देंगे। यानी 1990 में जितनी CO2 की मात्रा है उससे थोड़ी कमी आ जाएगी, 5% की कमी ला देंगे 2012 तक। वायुमंडल में अगर हम बात करें तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के साधारण में वृद्धि की प्रवृत्ति आगे चलकर पृथ्वी को गर्म कर सकती है। एक बार वायुमंडलीय उष्मन के आरंभ हो जाने पर इसे उलटना बहुत मुश्किल होगा। एक बार अगर ये गर्मी बढ़ती चली गई ना तो इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और इसका जो प्रभाव है आपका हर जगह एक समान नहीं हो सकता। भूमंडलीय उष्मन के दुष्प्रभाव जीवन पोषक तंत्र को भी कुप्रभावित कर सकती हैं। हिम टोपियों, हिम नदियों के पिघलने से ऊंचा उठा समुद्री जल का स्तर और समुद्र का उष्मीय विस्तार तटीय क्षेत्र के विस्तृत भागों और जो द्वीप हैं उनको भी डुबा सकता है। इससे सामाजिक आपकी समस्याएं हैं उत्पन्न होगी। विश्व समुदायों के लिए ये एक गहरी चिंता का विषय है। ठीक है, यानी अप्लावित मैं आपको समझाती हूँ, अगर CO2 की मात्रा इस तरीके से बढ़ती रही और टेम्परेचर इंक्रीज होता रहा ना तो हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, जो हमारे आइस कैप हैं, जो ग्लेशियर हैं, उनसे बर्फ़ पिघलनी शुरू हो जाएगी और उनकी बर्फ़ का पानी किस में आएगा, नदियों में आएगा और नदियों उन सभी पानी को किस में ले जाएगी, समुद्र के अंदर ले जाएगी। और भाई आपका जो सी लेवल है, बाढ़ जैसी सिचुएशंस पैदा होंगी, सी लेवल इंक्रीज हो जाएगा। सी लेवल इंक्रीज होगा तो जो आपके आइलैंड है वो डूब जाएंगे। ठीक है, आइलैंड का क्या होगा, वो डूब जाएंगे और इन सबसे तबाही मचनी है और ज़्यादा कुछ नहीं होना। तो इनको नियंत्रित करने और इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए प्रयास आरंभ हो चुके हैं और हमें आशा है कि इस दिशा में ज़्यादा काम हो भी रहा है और पीढ़ियों के लिए ये संसार रहने के लायक होगा। अगर इसी तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज़ होता रहा ना तो रहना तो छोड़ो, सब कुछ डूब जाएगा पानी में। तो विश्व की एक प्रमुख चिंता है आज अगर हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग, इसमें कहीं ना कहीं लगाम कसना बहुत ज़रूरी है। जैसे तापमान के जो आंकड़े हैं उनसे अगर हम पता करें तो 19वीं शताब्दी के पश्चिमी यूरोप के, तो इससे अध्ययन से 1961 से 80 के बीच के, इससे पहले और बाद के अवधियों में तापमान की असंगतियों का जो अनुमान, असंगतियाँ यानी इम्बैलेंस, तो 1961 और 90 की अवधि के औसत टेम्परेचर से लगाया जाता है। पृथ्वी के धरातल के निकट की बात करें तो वायु का औसत वार्षिक तापमान है लगभग 14 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और 1961 से 90 के ग्लोब के सामान्य तापमान की तुलना में जो 1856 और 2000 के दौरान पृथ्वी के धरातल के निकट वार्षिक तापमान है उसकी असंगति को दर्शाती है। तापमान जो आपका बढ़ रहा है तो इसकी बढ़ने की जो प्रवृत्ति है वो 20वीं शताब्दी में ज़्यादा दिखाई दी। 20वीं शताब्दी में सबसे अधिक तापमान 2 अवधियों में हुआ। एक हुआ गाइस आपका 1901 से 1944 के बीच, दूसरा 1977 से 99 के बीच, और इन दोनों में से प्रत्येक अवधि में भूमंडलीय उष्मन 0.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। इन दोनों अवधियों के बीच थोड़ा शीतलन भी हुआ और उत्तरी गोलार्ध में जो अधिक चिन्हित था, यानी उत्तरी गोलार्ध में अधिक टेम्परेचर भी देखा गया। 20वीं शताब्दी के अंत की बात करें तो औसत वार्षिक तापमान का वैश्विक जो अध्ययन हुआ वो 19वीं शताब्दी में दर्ज किए गए टेम्परेचर में 0 डिग्री सेल्सियस अधिक था, केवल 0 डिग्री सेल्सियस अधिक था। ठीक है, 20वीं अधिक था तो ये अधिक भी हमारे लिए नुकसान था क्योंकि 19वीं शताब्दी में जो हमने जो टेम्परेचर आया उससे 20वीं शताब्दी में 0.6 डिग्री सेल्सियस अधिक था। 1856 से 2000 के दौरान सबसे गर्म साल अंतिम दशक में दर्ज किया गया था। 1998 संभवतः न केवल 20वीं शताब्दी का बल्कि पूरी ये कह लो आपकी सहस्त्राब्दी का सबसे गर्म वर्ष था 1998। ठीक है, तो इस तरीके से इन सब बातों से पता चलता है कि हमारा जो टेम्परेचर है कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है और इफ़ेक्ट कर रहा है ये सब कुछ।
और इनसे बहुत ही भयानक परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस भी हैं आपके एनसीईआरटी के। कोपेन के ए प्रकार की जलवायु के लिए कौन सी दशा अर्हक है? सभी महीनों में उच्च वर्षा, सबसे ठंडे महीने का औसत मासिक तापमान हिमांक बिंदु से अधिक, सभी महीनों का औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक, सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे। तो ए प्रकार की जो जलवायु की विशेषता होती है गाइस, ऑप्शन सी इसका राइट रहेगा। सभी महीनों का जो औसत मासिक तापमान होगा वो 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को व्यक्त किया जा सकता है। अनुप्रयुक्त, व्यवस्थित, जननिक, अनुभाविक। तो जो कोपेन की पद्धति थी वो अनुभाविक थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है, भारतीय प्रायद्वीप के अधिकतर भागों को कोपेन की पद्धति के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा। भारतीय प्रायद्वीप, तो भारतीय प्रायद्वीप को अधिकतर अगर हम बात करें तो AM जलवायु में विभक्त किया जाएगा। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सा साल विश्व का सबसे गर्म साल होगा? तो ये तो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, 1998 अभी बताया कि विश्व का सबसे गर्म ईयर माना गया था, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी इस साल में। तो गाइस यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट होता है, जो कि मैंने 2 पार्ट्स में आपको पढ़ाया है। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें कंप्लीटली समझ में आ गई हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, ध्यान से पढ़िएगा। आप DSSS भी देने जा रहे हो, रीट देने जा रहे हो, एस्टेट देने जा रहे हो, तो सभी लेवल्स के लिए कॉमन टॉपिक है ये और अच्छा टॉपिक है। और इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मैं तो हर बार बोलती हूँ, लाइक शेयर, मोर एंड मोर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। अगर आप PGT और नेट कोर्स लेना चाहती हो तो अचीवर्स अकेडमी ऐप ज्वाइन करें। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, ओके, बाय बाय।